आज बात करेंगे सेविंग्स की, प्रोविडेंट फंड की और ईपीएफओ में आ चुके और आने वाले जरूरी चेंजेस की। समझेंगे फॉर्म 121 को जो पुराने फॉर्म 15G और 15H की जगह लाया जा रहा है। बात करेंगे ईपीएफओ 3.0 की, जिसे प्रोविडेंट फंड सिस्टम का अगला बड़ा अपग्रेड कहा जा रहा है। अब प्रोविडेंट फंड भी क्विक और इजी बन सकता है। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ईपीएफओ अपने पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने जा रहा है और इसे ईपीएफओ 3.0 कहा जा रहा है। मकसद है कि प्रोविडेंट फंड की सर्विसेज को बैंकिंग सिस्टम जितना आसान, तेज और रियल टाइम बनाया जाए। अगर आप पुराने सिस्टम को याद करें तो पीएफ से जुड़ा कोई भी काम करना आसान नहीं था। चाहे विड्रॉल करना हो, ट्रांसफर करना हो या क्लेम सेटलमेंट हो, हर चीज में समय लगता था, अलग अलग नियम थे, कागजी कार्यवाही अलग करनी पड़ती थी और कई बार ऑफिस के चक्कर भी लगाने पड़ते थे। अब इस पूरे सिस्टम को डिजिटल बनाने की बात हो रही है ताकि कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, गलतियां कम हो और लोगों को क्विक सर्विसेज मिले। सबसे पहले विड्रॉल कैटेगरी को आसान किया जा रहा है। पहले 13 अलग अलग कैटेगरी थी जिसमें लोगों को समझने में परेशानी होती थी। अगर आपको पैसा अगर अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से निकालना है तो 13 कैटेगरीज के अंदर आपको चूज करना होता था। अब इन्हें सिर्फ 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है। सबसे पहले एसेंशियल जैसे बीमारी, शिक्षा और शादी। दूसरा है घर से जुड़ी जरूरतें जैसे घर खरीदना, बनाना या लोन चुकाना। और तीसरी है स्पेशल सिचुएशन जैसे कोई प्राकृतिक आपदा हो या इमरजेंसी हो, कोई सडन चेंजेस हो। इससे नियम समझना आसान होगा और प्रोसेस तेज भी होगा। दूसरा बड़ा बदलाव सर्विस पीरियड में है। पहले अलग अलग विड्रॉल के लिए अलग टाइम पीरियड के लिए नौकरी करना जरूरी होता था। जैसे 1 साल से लेकर 7 साल तक कोई फिक्स कैटेगरी नहीं थी कि आप इतना टाइम काम करेंगे तो विड्रॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने कम से कम 12 महीने काम किया है तो आप जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकेंगे। ये बदलाव खासकर यंग प्रोफेशनल्स और जो लोग बार बार नौकरी बदलते हैं उनको थोड़ी राहत देगा। तीसरा बदलाव ये है कि अब विड्रॉल में सिर्फ आपका पैसा ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पर मिला इंटरेस्ट भी शामिल किया जा रहा है। पहले लोग सिर्फ अपना जमा पैसा और उस पर मिला ब्याज ही निकाल सकते थे। अब जरूरत के समय ज्यादा फंड अवेलेबल होगा। चौथा बदलाव ये है कि अब कई मामलों में 75% तक पैसा बिना किसी डॉक्यूमेंट के निकाला जा सकेगा। पहले इसके लिए बिल्स और दूसरे कागज देने पड़ते थे जिससे प्रोसेस लंबा हो जाता था और अगर पैसे की ज़रूरत अर्जेंट है तो वो भी नहीं पूरी हो पाती थी। अब ये आसान होगा, क्विक होगा। उसके साथ अगर नौकरी चली जाती है तो नए रूल में आप तुरंत 75% तक पीएफ बैलेंस निकाल सकेंगे जिसमें आपका और एम्प्लॉयर दोनों का हिस्सा शामिल होगा। बाकी 25% आपको 12 महीने के बाद मिलेगा। इससे बेरोजगारी के समय एक आर्थिक मदद मिलेगी और साथ ही कुछ बचत फ्यूचर के लिए भी बनी रहेगी। पूरा अमाउंट निकालने वाले रूल्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस प्रपोज नहीं है। याद रहे ये सब एक एक करके रोल आउट हो रहे हैं। ये सारे चेंजेस अभी एक साथ लागू नहीं हुए हैं। एक और चेंज ये है कि अब कम से कम 25% बैलेंस आपको अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में रखना ज़रूरी होगा। इसका मकसद ये है कि लोग बार बार पैसा निकालकर अपनी रिटायरमेंट की सेविंग्स खत्म ना कर दे और उनको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहे। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। पेंशन यानी ईपीएस के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। पहले पेंशन फंड का पैसा 2 महीने बाद निकाला जा सकता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 36 महीने तक किया जा रहा है ताकि लोग 10 साल की मेंबरशिप पूरी करें ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल सके। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर, यूपीआई के जरिए पीएफ विड्रॉल। ये शायद ईपीएफओ 3.0 का सबसे बड़ा बदलाव होगा। अब लोग अपने पीएफ अकाउंट से सीधे यूपीआई ऐप के जरिए अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। कई केसेस में उन्हें अलग से ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं होगी और ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं होगी। आखिर में क्लेम सेटलमेंट। अब क्लेम सेटलमेंट भी पहले से तेज होगा और आप बैलेंस रियल टाइम में देख सकेंगे। अगर आप नौकरी बदलते हैं तो केवाईसी वेरीफाइड मेंबर्स का पीएफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अगर आपका केवाईसी अपडेटेड है तो आपको अलग से झंझट नहीं लेना पड़ेगा कोई। अब बात फॉर्म 121 की। इसे समझते हैं, ये क्या है, कौन भर सकता है और कैसे काम करता है। ये एक तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसमें आप उस संस्था को बताते हैं जो आपको पैसा दे रही है, उसे पेयर कहते हैं, जैसे बैंक या कंपनी, कि इस साल आपकी कुल इनकम पर टैक्स 0 होगा, यानी आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के नीचे है। और इस डिक्लेरेशन के आधार पर आपकी कंपनी आपकी इनकम पर टीडीएस नहीं काटती। इसके लिए पहले 2 अलग फॉर्म्स होते थे, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 15G भरते थे और 60 साल से ज़्यादा है तो 15H। यानी सिर्फ उम्र के आधार पर 2 अलग नियम और लोगों के लिए कंफ्यूजन।
अब नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में लाया गया है फॉर्म नंबर 121। ये फॉर्म सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, यानी जो लोग भारत में रहते हैं। ये नॉन रेजिडेंट्स यानी NRIs के लिए नहीं है। ज़रूरी शर्त यह है कि आपकी जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है उस पर टैक्स निल बैठना चाहिए। ये फॉर्म उन्हीं लोगों के लिए है जो TDS कटने से बचना चाहते हैं। आपको ये फॉर्म भरकर उस पेयर को देना होता है जो आपको पैसा देने वाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी। ये डिक्लेरेशन आपको पेमेंट मिलने से पहले देना होगा, यानी ट्रांजैक्शन की तय तारीख से पहले। अगर आपने समय पर ये फॉर्म नहीं दिया तो पेयर TDS काट लेगा, फिर चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल हो या नहीं। अब ये फॉर्म किस तरह की इनकम के लिए है? इसमें PF विड्रॉल, पेंशन, इंश्योरेंस कमीशन, रेंट, बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट का इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड्स की इनकम, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पेमेंट्स और डिविडेंड सब शामिल हैं। इन पर TDS कटने से बच सकते हैं अगर आपकी कुल इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है। लेकिन आप कहेंगे कि फॉर्म भरना क्यों है जब टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं? पहली बात, ये फॉर्म ऑप्शनल है। फॉर्म 121 टेक्निकली ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार आपकी टोटल इनकम पर टैक्स नहीं बनता, फिर भी अलग अलग सोर्सेज से मिलने वाली इनकम पर TDS काट लिया जाता है, जैसे बैंक के इंटरेस्ट पर, PF विड्रॉल पर या डिविडेंड पर। ऐसे में अगर आपने फॉर्म 121 नहीं भरा है तो आपका पैसा पहले ही कट जाएगा। उसे वापस पाने के लिए आपको ITR भरना पड़ेगा, रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, जिसमें समय भी लगता है, और आपका जो कैश होता है वो अटक भी जाता है कुछ समय के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। फॉर्म 121 भरकर आप पहले ये डिक्लेरेशन दे देते हैं कि आपकी कुल एस्टिमेटेड इनकम पर टैक्स 0 होगा। इससे आपका कैश फ्लो बेहतर रहता है क्योंकि पैसा बीच में नहीं फंसता। साथ ही आपको बाद में रिफंड के लिए ITR के जरिए भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ती, खासकर उन लोगों के लिए जो पेंशन, इंटरेस्ट या छोटे मोटे इनकम सोर्सेज पर डिपेंडेंट है। ये फॉर्म काफ़ी हेल्पफुल है। अब देखते हैं कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर्म 121 भरने के लिए पैन देना ज़रूरी है। अगर आपने पैन नहीं दिया तो आपका फॉर्म इनवैलिड माना जाएगा और पेयर को इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से TDS काटना पड़ेगा। फॉर्म का स्ट्रक्चर भी सिंपल है। पार्ट A आपको भरना है, साइन करना होता है, जबकि जो पार्ट B है वो पेयर का ऑफिस भरता है। आप इसको पेपर फॉर्म में दे सकते हैं, अगर सुविधा है आपके वर्क प्लेस पर या जहाँ से आपको मिल रहा है वो इनकम, वहाँ ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। अब एक टेक्निकल बात, हर फॉर्म 121 को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जिसे UIN कहा जाता है। इसमें सीक्वेंस नंबर, टैक्स ईयर और पेयर का टैन होता है, TAN। इससे हर डिक्लेरेशन को ट्रैक करना आसान हो जाता है, और क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन है तो ट्रैक करने लायक भी चीज़ें हो जाती हैं। जो भी पेयर सैलरी या इंटरेस्ट देने वाला ये फॉर्म लेता है उसे हर महीने के सभी फॉर्म 121 का एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट अगले महीने की 7 तारीख तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के E-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना होता है। जो फिजिकली साइन किए हुए फॉर्म होते हैं उन्हें भी रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है, तो इससे जो स्क्रूटिनी है वो भी थोड़ी बेहतर हो जाती है। इन्हीं के आधार पर मंथली अपलोड और क्वार्टरली रिटर्न्स भी तैयार किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर चीज़ें बेटर हो सकती हैं, क्विक हो सकती हैं अगर इन रूल्स को इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाए तो। और आपने ये भी समझा कि EPFO 3.0 है जो आपके जमा पैसे तक आपकी पहुंच को आसान बना रहा है। खैर, आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।